देश भर में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कल जब छतरपुर में उपद्रव के मास्टरमाइंड का घर गिराया गया, उस वक्त लोगों को लगा कि ये कार्रवाई एक दिन में खत्म हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कल आधे घर पर बुलडोजर चला और आज उसका आखिरी पिलर ढहाया गया। उपद्रव के मास्टरमाइंड का घर इतना बड़ा था कि उसे तोड़ने में 2 दिन लग गए। आज भी बुलडोजर एक निश्चित समय पर उस घर को तोड़ने के लिए पहुंच गए। आज की बुलडोजर कार्रवाई में हाजी शहजाद अली के मकान का आखिरी पिलर भरभरा कर गिरा है। इस मकान पर बुलडोजर एक्शन कल से ही शुरू हो गया था। प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ शहजाद अली के घर को तोड़ने पहुंची थी। कल जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, तब तक ये घर आलीशान नजर आ रहा था। सफेद और नीले रंग का पेंट घर की शोभा बढ़ा रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये घर बदसूरत हो गया और आज इसका आखिरी पिलर भी ढहा दिया गया। पुलिस पर पथराव की सजा शहजाद अली को ऐसी मिली कि इससे मध्य प्रदेश के पत्थरबाज भी घबरा गए। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया हुआ आलीशान मकान आज पूरी तरह ढह गया। कल तक आखिरी पिलर बचा था, आज बुलडोजर से उसे भी ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के मामले में शहजाद अली के अलावा और लोगों पर भी एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के औरैया में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा। जिले के सेहुद गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बने जनता महाविद्यालय की बाउंड्री और अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया और ग्राम सभा की जमीन को भूमाफियाओं के अवैध कब्जों से मुक्त करा लिया। जो जमीन खाली पड़ी हुई है विद्यालय में, उसे बाउंड्री वॉल हटा के कब्जे में लिया गया। दरअसल औरैया कन्नौज मार्ग के सेहुद गांव की 10 एकड़ जमीन पर पट्टा दर्शाया गया था और जिनके नाम से ये पट्टा दर्शाया गया था वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच कराई। जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने ग्राम सभा की जमीन पर बने महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए वहां पुलिस वालों को पहले से ही तैनात कर दिया गया और फिर बुलडोजर के जरिए कुछ देर की कार्रवाई में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला चरण समाप्त हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई। पहली पाली 10 बजे से और 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी पाली 3 से 5 तक चली। और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा का ये चरण समाप्त हो गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और यही वजह रही कि सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी सख्त पहरा देते दिखाई दिए। बाहर आप महिला सुरक्षा कर्मी देखेंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो महिलाओं की सुरक्षा जांच है, उनको यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस, यह देखिए, ये पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग पुरुष यहाँ पर आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी जांच की जाएगी। प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा केंद्र की सुरक्षा में एसटीएफ पुलिस वाले तैनात रहे। खुद प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ में कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और वहां सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। नहीं, सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं और सुचारूपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और हम लोग पूरी व्यवस्था का जायजा खुद ले रहे हैं। इसी साल फरवरी में हुई ये परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। यही वजह रही कि परीक्षा केंद्रों के बाहर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका को टाला जा सके। और इसीलिए प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों के बाहर 2300 मजिस्ट्रेट के साथ साथ 25,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में परीक्षा केंद्रों के बाहर तैनात पुलिस वाले मुस्तैदी से पहरा देते और जांच करते दिखाई दिए। परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों की बारीकी से जांच की गई और पूरी तरह जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने भी चाक चौबंद सुरक्षा पर खुशी जताई। अरे तो लगभग हो गए 5-6 महीने। अच्छा जी। क्या लग रहा है इस बार आप निकाल लेंगे एग्जाम? इस बार क्या, पहली बार तो लीक हो गया, जिसमें से हमने 82 क्वेश्चन किए थे। हाँ। और अब के पता नहीं शायद क्या होता। यूपी पुलिस भर्ती में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV से नजर रखी गई। बताया गया कि हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम मुख्य जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। 5 दिन आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है और परीक्षा के पहले चरण के तहत 67 जिलों में
1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 2 पालियों में हुई इस परीक्षा में करीब 9.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। इन परीक्षा केंद्रों के बाहर 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया गिरोह के सदस्यों पर एसटीएफ और पुलिस की पैनी नजर थी। इसके अलावा कुछ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी निगरानी रखी जा रही थी। इसके साथ ही परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के कागज के टुकड़े, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, डिजिटल पेन, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एयरफोन से ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैसे मंगलसूत्र, कड़ा और पावर वाला चश्मा ले जाने की छूट दी गई। आज के अलावा ये परीक्षा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों में 6.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों के हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस को सॉल्व करने में सीबीआई को कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जिसके लिए जांच एजेंसियां अब आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगी। अब इस केस से जुड़े 6 किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिससे उस रात के राज को सामने लाने में मदद मिलेगी, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर अर्का और सौमित्र के अलावा एक हाउस स्टाफ गुलाम और एक इंटर्न शुभदीप शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी संजय रॉय का मनोवैज्ञानिक टेस्ट कराया जा चुका है। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई लगातार आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट से ये पता चल जाता है कि सामने वाला शख्स सच कह रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। टेस्ट के दौरान जब झूठ बोला जाता है तो शारीरिक क्रियाओं में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें दिल की धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आना शामिल है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई थी। सीबीआई के मुताबिक वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला क्यों लिया। दरअसल सीबीआई को इस पूरी वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक है। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि सीबीआई का दावा है कि 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में मिले। हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल पर जाते देखा गया। इंटर्न तीसरी मंजिल पर था और पीड़िता से बातचीत भी की थी। साथ ही सीबीआई ये पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी और साजिश में शामिल तो नहीं है। अगर घटना के सीक्वेंस की बात करें तो 9 अगस्त की रात पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्रों ने 12 बजे उसके साथ डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो रात 1:30 बजे से 2 बजे तक रहे। इसके बाद दोनों इंटर्न डॉक्टर आराम के लिए स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। वहीं हाउस स्टाफ गुलाम ने रात 2:45 पर तीसरी मंजिल पर जाने की बात करी, जबकि शुभदीप वहीं इंटर्न के रूम में ही रुका रहा। इसके अलावा सीबीआई को चारों इंटर्न के बयानों में कुछ विरोधाभास लगा। ऐसे में जांच एजेंसी पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले रही है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें यह बताया गया कि कोलकाता पुलिस ने पूरे केस को खराब कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन को सील नहीं किया, जिसके चलते क्राइम सीन पर मौजूद सबूत नष्ट हो गए। इससे पुलिस का केस दबाने वाला रवैया सामने आया। पहले पुलिस इस मामले को आत्महत्या साबित करने में जुटी रही और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में अब पुलिस की डीएनए रिपोर्ट ही एकमात्र विकल्प है, जिसकी वजह से साइंटिफिक टेस्ट करवाना मजबूरी होगा। साथ ही सीबीआई को एफएसएल जांच में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच ही एकमात्र आधार है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रेप और हत्या मामले में 10 अगस्त को की गई पूरी कार्रवाई की जानकारी सौंपी, जिसके मुताबिक सुबह 10:10 पर पुलिस को सूचना मिली। करीब 10:30 बजे अधिकारी पहुंचे और क्राइम सीन को सुरक्षित किया। 11 बजे के आसपास हत्या की जांच के लिए होमिसाइड अधिकारी पहुंचे। 12:44 पर मृत घोषित किया गया। करीब 1:45 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ और उसके बाद केस दर्ज किया गया। शाम 4:10 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और शाम 5:10 पर बॉडी को मुर्दाघर शिफ्ट किया गया। शाम 7:10 पर पोस्टमार्टम पूरा हुआ और 8:30
8 बजे तक परिवार को डेड बॉडी सौंप दी गई। 8:30 बजे से पौने 11 बजे तक जब्ती की कार्रवाई की गई और उसके बाद फाइनल FIR दर्ज की गई। दरअसल कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में देर से केस दर्ज करने पर जमकर फटकार लगाई थी। कोलकाता के RG-कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद लोगों में गुस्सा है और इस बीच खबर आई कि रेड लाइट एरिया सोनागाछी के लोगों ने दुर्गा पूजा में माटी देने से इनकार कर दिया। लेकिन जांच करने पर पता चला कि पिछले 4 सालों से सोनागाछी के लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर के ऐसा कर रहे हैं। अब सोनागाछी रेड लाइट एरिया की जो संगठन है दुर्बार महिला समन्वय समिति, उसका ये साफ कहना है कि किसी भी तरह से जब अपना अधिकार या राइट उनको ना मिलता है तब तक वो अपनी जो डिसीजन है उसमें अटल है। दरअसल माता की पूजा के लिए 10 तरह के पानी और 10 किस्म की मिट्टी की जरूरत होती है, जिसमें सोनागाछी के पतिता पल्ली की मिट्टी अहम मानी जाती है। पतिता पल्ली की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है। महाअष्टमी और नवमी के दिन इस मिट्टी से पूजा की जाती है। क्योंकि इंसान जब किसी भी सेक्स वर्कर की घर के अंदर प्रवेश करते हैं उससे पहले वो अपनी सारी पुण्य, पूरे जीवन की कमाई हुई अच्छाइयाँ बाहर छोड़ाते हैं और उसी अच्छाइयाँ कहीं न कहीं बस जाता है वो पल्ली की बाहर की मिट्टी में, और इसलिए वो मिट्टी सबसे अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच प्री पोल अलायंस हो चुका है। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसके लिए दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा है, जिसके लिए बातचीत चल रही है। कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि काडर्स में नाराजगी की वजह से कुछ सीटों पर राय नहीं बन पाई है। नाराजगी काडर्स में होती है, हर जगह 90 सीटों पे उनके भी कैंडिडेट तैयार है, हमारे भी तैयार हैं। अगर कोalition की जीत का लक्ष्य सामने रख के फैसले होंगे तो रिजल्टमेंट कम होगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने का भी वादा किया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने घेरा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया। क्या राहुल गांधी JK-NC के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुट्टी और कार्यक्रम करने के ऐलान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस ऐलान को गलत करार दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के मुताबिक जन्माष्टमी पर स्कूल, कॉलेज में कार्यक्रम करें, श्री कृष्ण की शिक्षा, मित्रता के प्रसंग बताएं, श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी दें। स्कूल, कॉलेज में व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन हो, योग, विशिष्ट परंपराओं पर भी व्याख्यान कार्यक्रम हो। साथ ही मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े 4 धामों के विकास का भी ऐलान किया जाए, जिसमें उज्जैन में संदीपनी आश्रम और नारायण धाम, धार में अमझेरा धाम और इंदौर में जानापाव धाम शामिल हैं। जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। तो वहीं विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर ऐतराज जता रही है। शिक्षण संस्थाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस पर कहा कि शिक्षण संस्थाएं पढ़ने का केंद्र है,